I am not launching any party. It's the people of Bihar, almost 10 million, 1 करोड़ लोग बिहार के साथ में आकर कल एक दल बना रहे हैं और ये अचानक ओवरनाइट नहीं हुआ है। पिछले 2-2.5 वर्षों से जन स्वराज अभियान के तहत जो एक प्रयास सामाजिक स्तर पे हम लोगों ने करा है, उसका एक लक्ष्य यही है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था का परिवर्तन हो, यहाँ के बच्चों का भविष्य भी सुधरे। इसके लिए एक बेहतर राजनीतिक दल विकल्प बने, एक ऐसा दल जो किसी व्यक्ति का न हो, किसी जाति विशेष का न हो, किसी समुदाय का न हो, किसी परिवार का न हो, बल्कि बिहार के उन सभी लोगों का हो जो चाहते हैं कि बिहार में जो पिछले 30-35 साल से हो रहा है उससे अलग और बेहतर कुछ हो सके। आपने कहा बिहार में पहले से 2-3 दल हैं। बिहार में 2-3 दल नहीं, बिहार में उससे बहुत ज्यादा दल हैं। 2 बड़े फॉर्मेशन हैं और दोनों के जो बड़े घटक दल हैं, आरजेडी, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, इन सब की सत्ता को बिहार की जनता ने पिछले 70-75 साल में देखा है। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 40-45 साल कांग्रेस का शासन बिहार में रहा और उन्होंने अच्छा काम किया, मान लीजिए इस बात को भी मान लीजिए कि आरजेडी जो दावा करती है, लालू जी की पार्टी, कि उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय की बात करी, गरीब को, पिछड़ों को, वंचित को आवाज दिया, इस बात को भी मान लिया जाए और इसके लिए उनका सम्मान भी कर दिया जाए। ये मान लीजिए कि भाजपा और नीतीश की सरकार ने बिहार में सड़कों की, बिजली की स्थिति को सुधार दी, अपहरण, रंगदारी रुक गया। लेकिन अगर इन सारी बातों को आप मान भी लेंगे तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। 2004-05 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही था और आज भी इन सारे दावों के बावजूद देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को, समाज को ये चिंतन की जरूरत है कि भाई कुछ तो ऐसा है कि हम लोगों की स्थिति नहीं सुधर रही है। ऐसा तो नहीं है कि देश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा नहीं है कि दूसरे जगह जाति नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि दूसरे जगह इन मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही जिसका जनता की सरकार से कोई सरोकार ना हो। लेकिन कोई भी राज्य, किसी भी राज्य में लोगों की स्थिति इतनी बदहाल नहीं है जितनी बिहार में है। तो उस पृष्ठभूमि में जन स्वराज किसी दल या व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। जन स्वराज बिहार की बेहतरी की बात है। हम लोग किसी की शिकायत नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरजेडी अच्छी है या खराब है, हम ये नहीं कह रहे कि जदयू ठीक है, खराब है। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिसने जो किया या करने का दावा कर रहा है उसको अगर सही मान भी लिया जाए तो भी बिहार की दशा नहीं सुधर रही है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं समाज के स्तर पर बिहार में एक बड़े परिवर्तन और प्रयास और परिवर्तन की जरूरत है और उसी का नाम जन स्वराज है। प्रशांत जी, पिछले 1 साल से आप बिहार में घूम रहे हैं। 2.5 साल से जन स्वराज यात्रा आपकी 1 साल से नहीं। जन स्वराज अभियान की शुरुआत 5 मई 2022 को की गई और 2 अक्टूबर 2022 से मैं पैदल चल रहा हूं और अभी तक हम लोग करीब आधे से ज्यादा बिहार पैदल गए हैं। गाँव में 5000 से ज्यादा गाँव में गए हैं, वहां रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके बीच से उन लोगों का चुनाव करते हैं, उन लोगों को चुनकर लाते हैं जो बिहार में इस नई व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। तो जो आपका जो यात्रा का अनुभव है बिहार में, आपने क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं? व्हाट इज योर सॉल्यूशन टू एड्रेस दोस प्रॉब्लम्स? ये आप यात्रा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि नजरिए से नहीं की जा रही है। किसको नहीं मालूम है कि यहाँ बहुत गरीबी है? ये क्या गांव में जाकर समझने की थोड़ी जरूरत है कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है? ये गांव में जाकर समझने की जरूरत नहीं है कि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। आप दिल्ली में बैठकर जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। उसके लिए गांव में जाने की जरूरत नहीं है। गांव में इसलिए गए हैं कि वहां के जमीनी हकीकत को न सिर्फ समझें बल्कि लोगों को ये बताएं कि कौन सा वो रास्ता है जिसके जरिए वो अपना जीवन सुधार सकते हैं। ये कोई प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और कुछ एक्सपर्ट्स ऑफिसेज में बैठकर कोई ब्लूप्रिंट बना दें और उससे बिहार सुधर जाए, ऐसी बात नहीं है। बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ के लोग ये निश्चय कर लेंगे कि अब वो जाति, धर्म, नाली, गली, मंदिर, मस्जिद और नेताओं की चिंता छोड़कर अपने बच्चों की चिंता करेंगे,
अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेंगे, वोट चाहे वो किसी को करें। हम लोग ये नहीं कह रहे वोट किसको करो, हम लोग ये कह रहे हैं वोट चाहे जिसको भी करो, एक बार वोट जीवन में अपने बच्चों के लिए करो, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए करो, बाकी सभी मुद्दों को छोड़ दो। तो सर जी, जो लोगों से आप बातचीत करके जो थोड़ा सा फीडबैक मिला है कि लोगों का ये मानना है कि आप मुद्दे सही उठा रहे हैं, सिंसियरली आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो एक कास्ट की पॉलिटिक्स है, जो पिछड़ा पॉलिटिक्स है, कुछ पार्टी किसी खास कास्ट के साथ आइडेंटिफाई होती है, उनका पूरा सपोर्ट भी उनको मिलता है, तो उनमें लोगों को लगता है कि जन स्वराज की पता नहीं कहाँ पर वो जगह बना पाएंगे, जो सामाजिक तौर पर, जातिगत तौर पर समाज में इतना जो बिखराव और पोलराइजेशन होता है। तो देखिए, इस तरह के एनालिसिस करने वाले जितने देश में बड़े बड़े विशेषज्ञ अपने आप को बता रहे हैं लोग, कहीं न कहीं बिहार और बिहार के समाज के प्रति उनका पूर्वाग्रह भी दिखता है। आप दिल्ली में बैठकर आपने यह तय कर लिया है कि बिहार जातियों से ऊपर नहीं उठेगा, कि बिहार के लोग भूखे मरना पसंद करेंगे लेकिन अपने लिए बेहतर व्यवस्था नहीं बनाएंगे, बिहार के लोग अपने बच्चों को पलायन करते देखते रहेंगे लेकिन कुछ वो ऑल्टरनेट नहीं करेंगे। ये आपका लार्जली, आपका मतलब व्यक्तिगत नहीं, समाज के एक बड़े भाग का, बड़े हिस्से का बिहार के प्रति पूर्वाग्रह भी दिखाता है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि बिहार वो राज्य है जिसको इस देश की सभी दलों और नेताओं ने ये समझकर इसके हाल पर छोड़ दिया है कि इसको नहीं सुधारा जा सकता है। 13 करोड़ की आबादी है, तो जिस राज्य को देश के ज्यादातर बड़े दल और नेताओं ने इसके हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों का है। हम लोग की स्थिति सुधारने के लिए दिल्ली और तमिलनाडु से लोग नहीं आएंगे। सुधार का प्रयास मैं करूं या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को पड़ेगा, इसलिए लोग इसमें लग रहे हैं। So what is the concrete agenda your party is going to offer to people of Bihar? भैया, जो एजेंडा मुझे पीटीआई के जरिए बताने की जरूरत नहीं है। 2.5 साल से गांव-गांव में जाकर एजेंडा बता रहे हैं। एजेंडा साफ है कि बिहार में सब मुद्दे गौण हैं, एक ही मुद्दा है अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और अपने बच्चों के लिए रोजगार, पलायन का पूरी तरह से पलायन का रोका जाना, यहाँ के महिलाओं के लिए अधिकार, यहाँ के लोगों के जीवन की बेहतरी। दूसरा कोई एजेंडा नहीं है, न जात, न धर्म, न देश, न समाज, न विचारधारा, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बच्चों के जीवन की बेहतरी, एकमात्र एजेंडा यही है। प्रशांत जी, बिहार में जो कुछ बड़ी पार्टीज हैं, एक सोशल जस्टिस के एजेंडे से उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका नेशनलिज्म, हिंदुत्व का प्लान होता है। आप अपनी पार्टी को आइडियोलॉजिकली कहां पर देखते हैं? मैं आइडियोलॉजिकली, पहले तो आप ये जो बार बार कह रहे हैं, ये फिर आप जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं उससे बाहर आप निकलोगे नहीं। आप कह रहे हैं आप अपनी पार्टी को कहां देखेंगे। मैं जन स्वराज को बिहार के परिवर्तनकारी ताकतों का समूह मानता। ये उस विचारधारा का द्योतक है जो गांधी जी ने सिखाया है कि समाज के जरिए ही राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, और जो लोग भी इस बात में यकीन रखते हैं वो इसके अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। ये उनका अभियान है और ये उनका प्रयास है कि बिहार में परिवर्तन लाया जाए। प्रशांत जी, इन इलेक्शंस में जनरली सी पीपल रैली अराउंड ए पॉपुलर फेस, तो जो आपकी पार्टी होगी, विल यू बी प्रोजेक्टिंग एनी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, विल यू हैव ए फेस? मेरे भाई, कल पार्टी बनेगी, कल पार्टी औपचारिक तौर पर दल के बनने की घोषणा हो रही है, उसके साथ दल के नेतृत्व की भी घोषणा होगी। वो लोग बैठेंगे और वो तय करेंगे आगे क्या करना है। आपका क्या रोल होगा? मेरी भूमिका जो पहले 2.5 साल से है वही आगे भी बनी रहेगी। इस अभियान के तहत सबसे कठिन काम ये है कि जिस समाज का आप जैसे एनालिस्ट, पत्रकार उपहास कर रहे हैं कि ये जातियों में बटा हुआ समाज है, ये नहीं सुधर सकता है, ये बिहार के लोग हैं, जिस बिहार के लोग, बिल्कुल मतलब कई बार से मैं आपको 4-5 बार अभी पिछले 15 मिनट में कह चुका, लेकिन आपका पूर्वाग्रह जो है वो आपको ये अलाउ ही नहीं करता है ये मानने के लिए कि बिहार में भी कुछ बेहतर हो सकता है। ये देश की जनता ये भूल गई है इस बात को कि ये ज्ञान की भूमि है। बुद्ध, महावीर, रामचंद्र, सबको यहाँ पर ज्ञान के लिए इसी धरती पर आना पड़ा है। लोग इस बात को भूल गए हैं कि जो 3 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों की बात होती है, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा,
उसमें 2 विश्वविद्यालय इसी बिहार की धरती पर थे। लोग ये भूल गए हैं कि ये लोकतंत्र की जननी है, यहीं से, इसी वैशाली की धरती से लोकतंत्र का जन्म हुआ है। लेकिन आप उन सब चीजों को धोकर बिहार को लालू का राज बताएंगे, बिहार को नीतीश का स्थान बताएंगे, बिहार को जातियों में बटा हुआ राज्य बताएंगे। क्या कर्नाटक में जातियां नहीं है? क्या गुजरात में जातियों के आधार पर राजनीति नहीं होती है? क्या उड़ीसा में जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ता है? तो अगर सभी राज्यों में जातियों का राजनीति पर कुछ प्रभाव है तो बिहार को आप लोग सिंगल आउट कर क्यों उंगली उठाते हैं? और अगर उठा भी रहे हैं, एक बार को आपकी बात पर को सही मान भी लें, तो ये बिहार के लोगों की जिम्मेवारी है, वो अपने आचरण, व्यवहार, विचार को बेहतर करेंगे और आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि जब से मोदी जी आए हैं इस देश में, 2014 में बिहार में मोदी जी को 30 से ज्यादा MP सांसद जीते हैं। 2019 में 40 में 39 सांसद बिहार से जीते हैं। इस बार भी 30 से ज्यादा सांसद जीते हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार में जाति सब कुछ है, तो मोदी जी को वोट दिया किसने है? मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? अगर ये आपके पूर्वाग्रह को नहीं दिखाता है तो क्या है पूर्वाग्रह का डेफिनेशन, क्या है ये बता दीजिए। आप लोग का ये, आप तो कभी नहीं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब लोग जाति पर वोट देता है। आप ये कहते हैं कि कर्नाटक में भी लिंगायत कहां वोट दे रहा है, वो कलिगा कहां वोट दे रहा है। आप आंध्रा जाते हैं, वहां कम्मा की बात करते हैं, रेड्डीज की बात करते हैं, कापूस की बात करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि यहां जाति ही है। लेकिन जब आप लोग बिहार आते हैं तो आप इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है, बिहार के लोग बेवकूफ हैं, बिहार में सारे मुद्दे गौण है, एक ही मुद्दा है जाति। और अपने आप को लोग, पत्रकार, एनालिस्ट, विशेषज्ञ अपने आप को बिहार के जानकार बताते हैं। उनको बिहार की कितनी जानकारी है? हम भी तो बिहार में पैदा हुए हैं, इसी धरती पर जन्म हुआ है, यही गांव के स्कूल में पढ़े हैं, 20 साल इस राज्य में रहे हैं, हमें कोई बिहार की जानकारी नहीं है। तो जितने जानकार लोग हैं जो बता रहे हैं कि बिहार में सिर्फ जाति ही है, उनसे मेरा एक सीधा सवाल है, आप मुझे बता दो कि बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने है? अगर हर व्यक्ति ने जाति पर वोट दिया है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने है? बिहार में मोदी जी के जाति का एक आदमी नहीं रहता है। अगर हर आदमी बिहार में जाति पर ही वोट दे रहा है तो 18% मुसलमान किस मुस्लिम को वोट दे रहा है बिहार में? फिर MY समीकरण कैसे बन गया? यहाँ के 18% मुसलमान यादव समाज को कैसे वोट दे रहे हैं, लालू जी को कैसे वोट दे रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए, फिर आगे सवाल कर लेंगे। तो सर, ये जब अगला जो चुनाव होगा, आपकी पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ेगी, आमतौर पर पहले चुनाव में एक नई पार्टी का परफॉर्मेंस वो सरकार बना ले, कुछ केसेस में हमने देखा है ऐसा होता भी है। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी पार्टी के बारे में? कोई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि बिहार की जनता 30-35 साल की अपनी बदहाली, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी और विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद करेगी और परिणाम स्वरूप यहाँ पर नए दल का, नए विचारधारा का, नए व्यवस्था का उदय होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 10 साल में बिहार 10 के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा